आगे बताएंगे आपको कि आपको GS1 के पेपर में हिस्ट्री में कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और कैसे मार्क्स इम्प्रूव करने चाहिए। सबसे पहले हम रोशन भाई को बधाई देंगे, आज सर्विस एलोकेशन में उन्हें IRSIT अलॉट हुआ है। रोशन भाई। यस यस, सुन रहा हूँ। तो भाई जी आज हेलो। का सेशन हाँ। आप कंटिन्यू करिए आगे। ओके ओके। जी भाई। तो सबसे पहले गुड इवनिंग सबको। जैसा कि रोबोट भाई ने बताया, इस साल मेरा 620 रैंक आया है सिविल सर्विसेज 2022 में। और आज ही के दिन सर्विस एलोकेशन भी हो गया, तो मुझे IRSIT सर्विस मिली है। तो मेरी जर्नी जो थी उसे मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो मेरा बैकग्राउंड बैचलर ऑफ आर्ट्स मैंने किया, उसके बाद मैंने MA हिस्ट्री में किया और मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री है। तो ओवरऑल हिस्ट्री जो है तो उस पे मेरा अच्छा सा स्टडी मतलब हो गया है, तो इसलिए मैंने ऑप्शनल भी लिया। और उसका मुझे इस साल फ़ायदा हुआ, क्योंकि मेरे ऑप्शनल में 280 मार्क्स का मतलब 280 मार्क्स आए हैं। पिछले साल से 60 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट मैंने हिस्ट्री में किया। 2020 में मैंने पहले मेंस दिया था, उस पर मुझे 220 मार्क्स आया। तो ओवरऑल हिस्ट्री के लिए मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, ये मेरी कोशिश भी रहेगी। और रोबोट भाई के जो एक प्लेटफॉर्म है, उससे जुड़ने का मुझे मौका मिला, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी GS मेंस के लिए, हिस्ट्री के लिए मैं ये आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे जो सोर्सेस है, तो वो हमारा जो जितना भी हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है वो सफिशिएंट होगा। उससे ज़्यादा कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत मुझे तो नहीं लगती, क्योंकि बेसिकली प्रीलिम्स मेंस के लिए GS1 में ज़्यादातर 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आर्ट एंड कल्चर, आफ्टर दैट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और जो इसका जो पार्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ये दोनों को कंबाइन करके मैं बता रहा हूँ। क्योंकि उनका पहले तो उनका वेटेज बहुत कम रहता है, और अगर एक क्वेश्चन आया तो सबके लिए वो डिफिकल्टी होता है, ऐसा हमने देखा है पिछली बार CY को एनालिसिस करेंगे तो। और वर्ल्ड हिस्ट्री का तो मतलब मैं कहूँगा जिनका हिस्ट्री ऑप्शन नहीं है, अगर उन्होंने कभी वर्ल्ड हिस्ट्री प्रिपेयर नहीं किया है, तो अभी प्रीलिम्स के बाद उस पर टाइम देना मेरे मेरे ख्याल से ये वर्थ नहीं है। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी हमें देखना चाहिए। और उसके लिए आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न इंडिया पे हमें ज़्यादा वर्क करना चाहिए, तो हमें अच्छे से डिसेंट मार्क्स हिस्ट्री में मिल जाएंगे। तो बेसिक सोर्सेज जैसे मैंने बताया प्रीलिम्स के लिए, जो भी आपने पढ़ा होगा NCERT या स्पेक्ट्रम या नितिन सिंघानिया सर की बुक, ये कोई भी सोर्सेज उसमें चलेगा। तो नेक्स्ट बात आती है सोर्सेज, तो ठीक है, पर अभी अप्रोच कैसे करें? क्योंकि मैंने देखा है मेरे मेरे दोस्तों ने भी कि सबकी जो एक टेंशन रहती है GS1 में हिस्ट्री के लिए, वो रहता है आर्ट एंड कल्चर। दे ऑलवेज से कि हाउ टू टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज जिनको हिस्ट्री ऑप्शन नहीं है और जिनको हिस्ट्री में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, उनको ये बहुत परेशान करता है। तो मैं उसका अप्रोच बताऊंगा। सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर में क्या होता है, ज़्यादातर 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला टाइप है उसमें फैक्चुअल या इंफॉर्मेशन नॉलेज, या कोई मतलब जो बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। दूसरे क्वेश्चन है उसमें एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। अगर हम पिछली बार का क्वेश्चन देखें तो वो बुल्स एंड लायन का क्वेश्चन था कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये क्वेश्चन को मैं इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्चुअल टाइप में अंडर उसके लोकेट करूंगा। क्योंकि क्या होता है, हमें लायन बुल ये फिगर्स है उसको इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इस 3 डिवीजन में हमें पुट करके उसका आंसर लिखना है।
तो अगर इससे एनालिटिकल क्वेश्चन लिखने जाओगे तो हमें विदाउट फैक्ट और इंफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होगा, ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि बुल और लायन की जो फिगर की जो हमें कुछ जो फैक्ट्स है, क्योंकि कहाँ पे मिलते हैं, किस टाइप के उनका रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल लायन जो शक्ति मतलब गॉडेस, उनका जो वाहन है। बुल जो शिव शंकर भगवान का वाहन है। ये सब आते हैं इंडियन माइथोलॉजी में। तो माइथोलॉजी हेड के नीचे ये सब हमें मालूम होना चाहिए, इसका लिंकेज हमें आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन एड्रेस कर पाएंगे। तो उसका उसके सिमिलर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अगर लायन और बुल फिगर हमें दिखते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर में, जैसे चोला या विजयनगर टेम्पल में जो शिव भगवान के मंदिर है, उसमें बड़े बड़े नंदी की मूर्तियां हमें दिखाई देती है। तो ये सब हमें उसमें मेंशन करना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं मिलेगी तो उस क्वेश्चन में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये रहा फैक्चुअल क्वेश्चन। दूसरा आता है एनालिटिकल क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर देखेंगे तो हमें क्वेश्चन अगर 2021 का क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो ये ऐसा था कि इवेल्युएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। अगर ये क्वेश्चन हमें एड्रेस करना है तो हमें ज़्यादा कुछ फैक्चुअल या डिटेल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं भी होगी, तभी भी हम इसे एड्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन को हम डिसेक्ट करना चाहिए। पहले नेचर उसका इवेल्युएट करना है, किसका, भक्ति मूवमेंट का। वो होगा पहला पार्ट। हमें उस पहले पार्ट में उसका नेचर के अगर सब पॉइंट निकालें तो क्या होगा। फर्स्ट आएगा कैरेक्टरिस्टिक उसका, उसके बाद में आएगा फीचर। ये नेचर के अंडर हम सब पॉइंट्स अगर लिख दिए तो हमें आइडिया लग जाती है कि एक्चुअली लिखना क्या है नेचर के अंडर। वैसे ही कॉन्ट्रीब्यूशन में ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा इजी पार्ट है। कॉन्ट्रीब्यूशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि इससे कैसा इगैलिटेरियन सोसाइटी बनने के लिए कुछ मिला, या इंडो इस्लामिक कल्चर डेवलप हुआ क्योंकि भक्ति और सूफी में सिमिलैरिटीज थी। उसके बाद वुमन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, वुमन की सोसाइटी में सोशल मोबिलिटी हुई। ये सब कॉन्ट्रीब्यूशन ये कोई भी लिख सकता है। मतलब जो यूपीएससी क्लासेस से पढ़ाई करते हैं वो कॉन्ट्रीब्यूशन में दिक्कत नहीं आती जनरली। और मुझे दिक्कत आती थी नेचर। अब ये क्वेश्चन कैसे ये करें, तो ये इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करना, एनालिटिकल थॉट की ज़रूरत है। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसी को मोल्ड करके एनालिटिकल तरीके से लिखना चाहिए। अभी ये यहाँ पे नेचर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर हम लिख सकते हैं। कैसा नेचर था कि भक्ति मूवमेंट वॉज इगैलिटेरियन मूवमेंट। दे डिडंट फॉलो द कास्ट एंड क्लास डिस्टिंक्शन। देन another feature was it was fragmented because नॉर्थ में कबीर, साउथ में अलवार नैनार, या पुरंदरदासा, या गुजरात में हमारे नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में ज्ञानदेव और तुकाराम। ये सब फ्रैगमेंटेड थे, पूरे भारत में थे, पर उनको वो दे वर यूनाइटेड बाय सिंगल कॉमन थॉट एंड द थॉट लाइक devotion to their supreme God. Then rejection of intermediaries and negation of rituals. तो इस टाइप से अगर एड्रेस करेंगे तो हमें मार्क्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन का डिमांड भी पूरा होगा। तो आर्ट एंड कल्चर में ये टाइप के क्वेश्चन हम एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद में आता है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में ज़्यादातर तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉर प्रीलिम्स वी नीड टू प्रिपेयर मॉडर्न इंडिया अलॉट, बिकॉज उसका वेटेज अगर 2023 को छोड़ दे तो उसके पहले भी उसका वेटेज अच्छा ही था। तो इसलिए लड़के मतलब स्टूडेंट करते हैं प्रिपेयर अच्छे से, स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो उसके क्वेश्चन भी इसी टाइप पे आते हैं। देखो कि मतलब 2022 का क्वेश्चन था कि इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश इंडियन कंपनी का, उसमें सिर्फ रीजन पूछे थे कि why did the armies of British East India Company, mostly comprising of Indian soldiers, win consistently against the most numerous and better equipped armies of Indian rulers? New reason. तो मुझे याद है जैसा मैंने क्वेश्चन एड्रेस किया था, 2 पेजेस का क्वेश्चन था, मतलब 10 मार्कर का। तो मैंने पहले पेज से दूसरे पेज के एंड तक इंट्रो कर दिया, तो पर उससे पहले इंट्रो के बाद डायरेक्ट रीजन्स लिखना चालू कर दिया
तो दूसरे पेज के एंड तक मैंने रीजन ही लिखे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितने ज़्यादा रीजन लिखोगे, जितने डाइवर्स पॉइंट्स लिखोगे, उससे उसका अपना मार्क्स मिलेगा। और ये मैं तो ये भी कहूँगा कि इसका मैंने कंक्लूजन में नहीं लिखा था, क्योंकि टाइम कंस्टेंट था। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पुट आवर एवरी क्वेश्चन इन दैट इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। डिमांड को हिट करो तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जीएस में मेरे 100 मार्क्स थे, तो और उसके कारण मतलब 100 से ज़्यादा आ सकते थे, पर मुझे ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स नहीं मिले होंगे, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा शुरुआती से ही वीक पॉइंट है। तो सोसाइटी और हिस्ट्री की वजह से 100 मार्क्स मिले होंगे। और बाद में तीसरा जो है वर्ल्ड और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, कि उसमें ज़्यादातर हमें अगर लकी हो तो अच्छे से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल assess the main administrative issues and social cultural problems in integration process of Indian Prince state। तो इससे क्या है कि हमें सब मालूम है कि सरदार पटेल जी ने सब इंटीग्रेशन किया इस स्टेट्स का। तो इसका अगर क्वेश्चन हमें एड्रेस करना है तो असेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशल कल्चरल प्रॉब्लम, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत इजी बन जाएगा। पहला पॉइंट में एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज और दूसरा पॉइंट सोशो कल्चरल प्रॉब्लम इन इंटीग्रेशन प्रोसेस। तो अगर ये स्ट्रक्चर बना लिया तो इससे एड्रेस करना इजी हो जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, तो उसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है। मतलब जो लीगल इश्यूज थे ब्रिटिश हैंडओवर के बाद, वो उनका रिकग्निशन क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, ऑटोनॉमस रहेंगे, या उनको स्टेट ऑटोनॉमी मिलेगी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे। उसमें 2-3 कीवर्ड हमें लिखना चाहिए जो मस्ट है उसको, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड इन दिस क्वेश्चन विल बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ, तो अलग कोई दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा, जो एग्रीमेंट ऐसा कुछ तो था। तो ये अगर हाईलाइट किए कीवर्ड तो हमें क्वेश्चन एड्रेस करने से कोई इशू नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है सोशो कल्चरल प्रॉब्लम। तो उसमें अंदर क्या लिख सकते हैं कि लिंग्विस्टिक डिवीजन था, जो नेचुरल बाउंड्रीज थी वो प्रिंसिप स्टेट में अपने हिसाब से बनाई थी। फॉर एग्जांपल रजाकार मूवमेंट अंडर निजाम रूल इन हैदराबाद एंड महाराष्ट्र, ये सब प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। बाद में जो कल्चरल प्रॉब्लम में कश्मीर का प्रॉब्लम जो एडमिनिस्ट्रेटिव भी था और सोशल कल्चरल भी था, तो उसे हमें हाईलाइट किया तो उस पर अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद आता है वर्ल्ड हिस्ट्री में तुम बहुत लकी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 2022 में एक क्वेश्चन आया था, 11th क्वेश्चन, कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो क्वेश्चन बहुत ही वेग बनाया था। मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया, मेरा पहला ही क्वेश्चन था, क्योंकि मैं 11 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ, और मुझे पक्का याद है क्योंकि पहला ही पेपर था जीएस का, और पहले पेपर मैंने गलती कर दी। क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने अच्छा सा इंट्रो कर दिया कि जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ ऐसे मतलब डलहौजी के टाइम, और अभी भी चल रहा है, लेटेस्ट जम्मू कश्मीर का हुआ। पर मैंने फिर से क्वेश्चन देखा तो मैं गड़बड़ हो गया। मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि इंडिया के बारे में बोल रहा है। और मिड 18th सेंचुरी मतलब दिस मस्ट बी फ्रॉम यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने वो कट कर दिया, वो क्वेश्चन जो इंट्रो था उससे मैंने कट कर दिया, और फिर मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के तरीके से लिखा। तो अभी भी डिबेटेबल है कि वो क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का है या मॉडर्न इंडिया का है, पर अब अभी उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो वही बात मैं कहूँगा, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको लकी होना चाहिए। अगर दूसरा क्वेश्चन बताऊँगा मैं कि डीकोलोनाइजेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ मलाई पेनिनसुला, ये मेरा हिस्ट्री ऑप्शन होके भी मैं लिख नहीं सकता, मैं अभी भी नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं। क्योंकि ये हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी एक फ्रिंज टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है उससे मतलब ये पेरीफेरल एरिया है, जो कोर एरिया छोड़ के पेरीफेरल वाला ये टॉपिक है, और इसके लिए मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं था। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का वही है, ज़्यादा उस पर फोकस मत करो। आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न इंडिया पे
ज़्यादा से ज़्यादा PYQ ये करो। और हाँ, मॉडर्न इंडिया का एक मैं और एक बताऊंगा कि ज़्यादा फोकस है ना इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन थ्रू वेरियस apparatus of British rule, for example army, again then various acts and laws, various policies of British which affected the Indian society in long term. For example, there is this cash crop, uh, introduction of cash crop in instead of food grains, which also causes famine unlike situation. Then the issues like drain of wealth, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री की जरूरत है। अगर ये टॉपिक हाईलाइट करोगे आप PYQ देख के तो आपको पता चलेगा कि किन पे फोकस करना है और किन पे नहीं करना है। अगर आपको और दूसरा मेन टॉपिक है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी के जो 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 मूवमेंट्स है उसको थोड़ा एनालिटिकल तरीके से सोच के देखो। मतलब सिर्फ फैक्ट या फिगर्स या डेटा पार्ट मतलब रट लेने से उसका आंसर हम अच्छे से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा था ब्रिंग आउट दी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर आपको कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम क्या है ये भी नहीं मालूम, ये मालूम नहीं होगा तो क्वेश्चन आपको अच्छे से आंसर नहीं कर पाएंगे। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम क्यों था, उसके पीछे क्या रीजनिंग थी गांधी जी की, उन्होंने मास मूवमेंट पे ज़्यादा क्यों भर दिया, उन्होंने नॉन वायलेंट तरीके से क्यों ये किया, उन्होंने क्लास यूनिटी बनाने के लिए क्या क्या ये किया, ये सब उस पर हम अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। और आर्ट एंड कल्चर के बारे में और एक बताना मैं भूल गया कि जो थीम है, थीम आइडेंटिफाई करो। मतलब मेरा प्रॉब्लम शुरुआती में क्या हुआ था हो रहा था कि सोसाइटी और आर्ट एंड कल्चर में कि मुझे जब क्वेश्चन देखता था मुझे सोचता नहीं था कि इसमें इस पे क्या लिखूं। तो मुझे ये पता चला कि हमें क्वेश्चन को डाइसेक्ट करना चाहिए। क्वेश्चन के जो सब पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर क्वेश्चन था, हाउ विल यू एक्सप्लेन द मिडिवल इंडियन टेम्पल कल्चर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। तो अभी हमें एक क्वेश्चन को ढंग से समझना है, तो इसके अगर हमें वेरियस सेक्शन बनाए तो क्या है, पहला कि मिडिवल इंडियन टेम्पल कल्चर, तो दूसरा पॉइंट है सोशल लाइफ। तो ये दोनों को हमें एक साथ जोड़ के आंसर लिखना है, पर हमें इसके लिए पॉइंट नहीं सूझ रहे, तो क्या करें। मिडिवल इंडियन टेम्पल कल्चर्स में क्या क्या हमें याद आता है वो एक बार ब्रेनस्टॉर्म कर ले। फॉर एग्जांपल कल्चर मतलब क्या, कि जो टेम्पल में किसी पिलर पे या किसी टेम्पल के जो गर्भगृह है या जो आउटर वॉल है उस पे जो बनाए थे वो, फॉर एग्जांपल लायन का स्कल्पचर, बुल का स्कल्पचर, ये क्वेश्चन में ही हमें सूझ सकता है। बाद में कृष्णदेवराया का जो किंग और क्वीन का स्कल्पचर है तिरुपति टेम्पल में, वो हमें याद आ सकता है। अगर विजयनगर का एग्जाम्पल हो तो उन्होंने लायन का नरसिंह करके एक स्कल्पचर बनाने का बहुत उसमें उसकी थीम थी, वो फेमस थे। तो वो उसके बाद रामायण महाभारत के जो डिफरेंट थीम्स है ये वेरियस टेम्पल पे, फॉर एग्जांपल अर्जुना ने जो अपने पल्लवा राइन के जो है महाबलीपुरम में, वो हमें याद करके उनका कनेक्शन सोसाइटी से जोड़ना चाहिए। अगर सोसाइटी में भी क्या, तो सोसाइटी में भी बहुत सब पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली, देन वुमेन, उसके बाद फेस्टिवल, उसके बाद सोशल रिलेशन मतलब सोशल डिवीजन बिटवीन वेरियस कास्ट क्लासेस एंड रिलीजन। तो अगर हम ये जोड़ना शुरू कर दिए कि लायन एंड बुल फिगर्स आर वेरी मच पेक्यूलियर इन साउथ इंडियन टेम्पल कल्चर, then we can connect it with belief in a religious point of view. For example, presence of Naga cult. So we can say that the local cult was subsumed by major religious forces. For example, the Naga cult was accepted within the fold of Hinduism. Then the sculpture of Krishnadevaya, which is present in a Tirupati temple, which shows that the temple
वेर हैविंग पैटर्नेज बाय रूलिंग क्लासेज। उसके बाद मतलब ऐसे ही हमें वो जोड़ना है, मतलब सोसाइटी का जो पॉइंट है सब पार्ट, और जो आर्ट एंड कल्चर, जिस कल्चर के जो कल्चर का जो पॉइंट है सब पार्ट, वो सब पार्ट अगर लिंक किए तो हमें पता चलता है कि आंसर कैसा करना है। तो वैसे ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोलूँ कि गुप्ता चोला सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, तो हमें फिर से उसकी सब डिवीजन करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गुप्ता एंड चोला, अगर उनका सब डिवीजन किया तो उनपे क्या, उनका सब डिवीजन हमें हेरिटेज एंड कल्चर पे करना है। तो गुप्ता का जो जो हमें याद है वो हमें ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए कि क्या लिटरेचर है, उनके गोल्ड कॉइन्स है, उनके स्कल्पचर्स है, गुप्ता कालीन स्कल्पचर्स। चोला का क्या है, चोला का वेरियस टेम्पल्स है, बृहदेश्वर टेम्पल, उनके ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराजा फेमस है, उनका जो साउथ ईस्ट एशियन एक्सपीडिशन था वो इम्पोर्टेंट है। तो उनका कनेक्शन हम अभी हेरिटेज और कल्चर से कैसे करेंगे, तो हेरिटेज और कल्चर का सब पॉइंट्स हमें लिख लेने चाहिए कि हेरिटेज मतलब क्या। तो हमें एक चीज़ उस पर याद आ सकती है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो उसका चोला जो टेम्पल है, बृहदेश्वर टेम्पल एंड अदर टेम्पल्स आर पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो एक पॉइंट मिल गया। उसके बाद जो चोला का ब्रॉन्ज नटराजा है वो रिप्रेजेंट करता है इंडियन कल्चर को आउट ऑफ इंडिया, वो एक पॉइंट हो गया। वैसे ही लिटरेचर, कॉइन, ये सब चीज़ें इंटरलिंक करके हमें उसका आंसर लिखना चाहिए। तो अगर जो मेन थीम है उससे डाइसेक्ट करके सब पॉइंट में डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आ सकता है। ये सिमिलर टू सोसाइटी, सोसाइटी क्वेश्चन भी वैसे ही है। इंडियन सोसाइटी में जो कंपोनेंट्स हैं उस पे हमने लिखना है, उस पे जो इम्पैक्ट हुआ वो लिखना है। सोसाइटी में कंपोनेंट, कास्ट, फैमिली, वुमन एंड जेंडर रिलेशंस, लाइक दैट ओनली। तो ओवरऑल अप्रोच यही रहना चाहिए। और दूसरा एक इश्यू रहता है कि इंट्रो एंड कंक्लूजन कैसे करें। जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंट्रो एंड कंक्लूजन कैसे करें, तो इसके लिए थोड़ा सा टिप्स मैं बताता हूँ। अगर क्वेश्चन इंट्रोडक्शन हम 3 टाइप से कर सकते हैं। पहला, अगर किसी इवेंट पे क्वेश्चन हो, तो फॉर एग्जांपल जो टेम्पल वाला, तो हम क्या कर सकते हैं कि बैकग्राउंड देके स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन मेडिवल टेम्पल क्वेश्चन वी कैन स्टार्ट विद डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन मेडिवल इंडिया। एग्जाम्पल दे सकते हैं कि नगरा, वेसरा एंड द्रविड़ा स्टाइल, जो जनरल स्टेटमेंट है। दूसरा टाइप दे सकते हैं कि टाइमलाइन और इंफॉर्मेशन, जो पीरियड सजेस्ट करता हो। फॉर एग्जांपल अभी मतलब गुप्ता का क्वेश्चन आया, तो गुप्ता पीरियड का जो ओवरऑल पीरियड है 300 AD टू 600 AD, ये मेंशन कर देना चाहिए। मतलब ये हम कर सकते हैं। अगर कुछ सूझ नहीं रहा हो, कुछ फैक्ट नहीं बता हो, तो ये अच्छा, मतलब ये अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है। उसके बाद इम्पोर्टेंस इन हिस्ट्री, अगर क्वेश्चन आया फेमाइन पे, लास्ट ईयर क्वेश्चन था फेमाइन पे, तो हमें कुछ मालूम नहीं फेमाइन के बारे में, हमें फेमाइन कब आया था, कौन से ईयर में आया था, ये भी मालूम नहीं, तो फिर भी हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। तो मैंने कैसा लिखा था कि फेमाइन आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री विच हाईलाइटेड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल विच वॉज मोर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो ऐसा जनरल इंट्रोडक्शन भी बहुत इफेक्टिव हो जाता है। हमें कुछ चीज़ें करने की जरूरत नहीं, बट मेन चीज अगर मालूम हो तो अच्छे से इंट्रो हम कर सकते हैं। और कंक्लूजन के लिए हिस्ट्री का मतलब बहुत इजी है। मतलब मैं एक ही रूल फॉलो करता हूँ कि जो इम्पैक्ट रहता है ना, कोई भी चीज़ अगर हिस्ट्री में हुई तो हम क्यों पढ़ते हैं, उसका कुछ तो इम्पैक्ट हुआ होगा लेटर ईयर पे या अभी कंटिन्यू कंटेम्पररी टाइम में, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंसेज लिखकर हम इंट्रो एंड कर सकते हैं। बिकॉज अगर फेमाइन का हो तो उससे वाई वॉज देयर सडन फोर्टीन ऑफ फेमाइन इन कॉलोनियल इंडिया सिंस मिड 18th सेंचुरी, गिव रीजन। तो हमें कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि फेमाइन्स इम्पैक्ट इन सोसाइटी and it became one of the cause of several revolts in colonial India। एंड एक एग्जांपल दे सकते हैं कि सन्यासी रिबेलियन। तो ऐसा हम हर क्वेश्चन में हम कर सकते हैं। अगर वो चोला पीरियड या लायन एंड बुल का अगर कंक्लूजन करना हो, तो जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ था अशोकन स्तंभ जो
पार्लियामेंट में इंस्टॉल किया था, उसमें भी हम कर सकते हैं। तो इसी टाइप से हिस्ट्री का प्रिपरेशन अगर करोगे तो अच्छा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन इसके अलावा पूछना होगा तो मैं पूछ सकते हो। रोशन भाई, हम्म एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट लोगों का रहता है कि जो फैक्ट्स है हम्म हिस्ट्री के वो याद नहीं रहते जब अपन हम्म लिखते हैं मेंस उस टाइम पे। तो अगर हम्म काफी सारी बार अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसको कैसे डील करना चाहिए, या फिर अभी कैसे डील करना चाहिए कि 50 दिन का अभी टाइम है मेंस के लिए, तो इसमें मतलब हम्म। ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो मैं एक करता हूँ, मेरा हिस्ट्री ऑफ के लिए फिर भी फॉर एग्जांपल मेडिवल इंडिया का जो है, तो कुछ फैक्ट हम कभी नहीं भूलना चाहिए। मतलब अगर उस पर क्वेश्चन आए तो फैक्ट हमें मालूम रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल जो पीरियड रहते हैं, ये अपना मेजर मुगल एम्पर है, उनके जो पीरियड है, फॉर एग्जाम्पल अकबर का पीरियड 1542 टू 1605, ये हमें एक बार लिख के उसको रट लेना चाहिए। मेजर मेजर मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जाके। फिर अकबर एक इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद औरंगजेब एक इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद विजयनगर का जो कृष्णदेवराय है उसका जो पीरियड है 15, मतलब उसका कम से कम डिकेड या सेंचुरी या इतना तो मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी और सेकंड हाफ ऑफ द सेंचुरी। ये हमें आया तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, हमें आंसर में थोड़े से फैक्ट नजर आने के बाद मार्क्स भी मिलते हैं। और सेकंड है कि हाँ, बहुत बहुत बार क्या होता है हमें फैक्ट्स मालूम रहते हैं। फॉर एग्जांपल हड़प्पा का जो टाइम है 2500 BC टू 1800 BC, पर हमें ये ग्रांटेड ले लेते हैं और हम ये कभी यूज नहीं करते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन और फैक्ट का यूज है वो भी इम्पोर्टेंट है। और सेकंड, अगर हम लिंकेज करने लगे हिस्ट्री का, तो वो फैक्ट्स हमें याद रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिपेयर करें हिस्ट्री और हमें पहले थीम डिसाइड कर ले कि कौन सा थीम ज़्यादा से ज़्यादा आता है। फॉर एग्जांपल अभी मॉडर्न इंडिया में इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है एक्सप्लोइटेशन का, वो हर बार पूछे जाता है। तो कम से कम उसमें फैक्ट नॉट नेसेसरी कि हर बार कुछ तो ईयर होगा या कुछ मतलब क्रोनोलॉजी या वो होगा। तो दिस इज नॉट नेसेसरी। हम क्या कर सकते हैं फैक्ट में, मैं ये बोलूंगा कि कोई अपना क्या बोलते हैं उसको, फ्रीडम फाइटर से अगर इकोनॉमिक क्रिटिक या इकोनॉमिक हिस्ट्री पर क्वेश्चन आया तो हमें कोट कर सकते हैं दादा भाई नौरोजी जी को, लोकमान्य तिलक जी को, देन गोखले जी को। सो ये भी एक फैक्ट की तरह काम कर सकता है और इफेक्टिव होता है। तो फैक्ट का जो डेफिनेशन है वो हमें ब्रॉड करना चाहिए। Fact is not only dates and events. It can be various personalities also, or various events like 1857, उसका भी हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं। तो जो बेसिक फैक्ट है वो रट लेना चाहिए, बाकी का हमें इंफॉर्मेशन को मोल्ड करके आना चाहिए। तो PYQ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया आ सकता है। ओके भाई। भाई जी एक क्वेश्चन और है कि मतलब जो कुछ हिस्ट्री में बाउंसर क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री का हो गया या फिर मॉडर्न का हो गया, कल्चर वाला हो गया, तो उसके बारे में हमें कुछ मतलब नॉलेज नहीं है या फिर मतलब पता नहीं है चीज़ों के बारे में, तो उसको कैसे डील करना चाहिए ऑन द स्पॉट सिचुएशन के लिए। जैसे एक या दो क्वेश्चन हर साल एग्जाम में मिलेंगे अपने को, तो उनको मतलब किस तरीके से डील हाँ करना चाहिए कि मतलब उसमें 1 2 नंबर 3 नंबर एटलीस्ट मिल जाए। हाँ, वो तो मतलब उसका एक अच्छा चीज मैं बताता हूँ कि वो अगर क्वेश्चन बाउंसर आया ना तो सबको बाउंसर आएगा। तो एक बात हमें दिमाग में बिठाना चाहिए कि ये रिलेटिव चेक होगा। तो ऐसे हर साल आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब मैं क्या करता हूँ कि बेसिक जनरल आंसर लिख के आना चाहिए, पर वो डिमांड पूरी करनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल मैं 2020 का क्वेश्चन अगर मैंने किया था एक, कि जो कर्जन का कोई तो क्वेश्चन था, उसमें ये पूछा था कि इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑन नेशनल मूवमेंट। तो इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। जो पता था उसने ये अपना बंगाल पार्टीशन किया या ऐसा कुछ। तो वो की फैक्ट मुझे पता था। पर मैंने क्या किया कि
उसको वो कर इसलिए फेमस था कि वो उसका कमीशन वगैरह उसने बिठाया था, और ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन उसका सेंट्रलाइजेशन की दो और उसका मतलब हेवीली वो इंक्लाइंड था। तो ये बेसिक चीज़ मुझे पता थी। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमें पता है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते आता है या नहीं, वो हमें देखना है। फॉर एग्जांपल, और लॉर्ड कर्जन को सेंट्रलाइजेशन से ज़्यादा झुकाव था, तो उससे उससे अकॉर्डिंग मैंने आंसर लिखा कि लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो आंसर कैसा था कि बंगाल का पार्टीशन किया फॉर एग्जांपल, वो तो एक ही पॉइंट है। उसके बाद मैंने क्या किया कि वो और सेंट्रलाइजेशन उसका था, इसलिए उसने जो प्रोविंशियल या बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे उनके उसने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, और उससे लोग प्रभावित हुए और ज़्यादा मतलब उसको विरोध होने लगा। तो मैंने उसको स्वदेशी से लिंक कर दिया। स्वदेशी, और उसके बाद लोगों लोगों में मतलब ये ऐसा कि पॉलिटिकल अवेयरनेस आता है। अगर लोगों के राइट्स छीन गए तो लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं मास मूवमेंट में। ऐसा लिख के आया था मतलब 2020 में। तो अभी इसको ऐसा ही टैकल करना चाहिए, जो जो हमें पता है उस क्वेश्चन में, उसके ऊपर ही हम कुछ तो मतलब बिल्डिंग बना के उसके ऊपर उस बेसिस पे हम बिल्डिंग बना के आना चाहिए। मतलब ऐसा ही, मैं तो ऐसा ही कहूँगा। ओके भाई जी। तो आप सभी का किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो हिस्ट्री से, हिस्ट्री ज्योग्राफी, सॉरी हिस्ट्री जीएस 1 पेपर से रिलेटेड, तो आप रोशन भाई से पूछ सकते हो, या ग्रुप चैट में डाल के पूछ सकते हो, या फिर यहाँ पे। हेलो। हेलो। हेलो, बोलिए। सर एक क्वेश्चन मुझे पूछना है। सर आजकल हिस्ट्री के क्वेश्चंस का नेचर से थोड़ा चेंज हो गया है। अब वो रेदर देन आस्किंग एनालिसिस वो ये पूछते हैं कि कोई भी अगर हिस्ट्री में जैसे आर्ट है तो वो सोसाइटी में कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, या फिर टेम्पल है तो सोसाइटी को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सर इसमें सर इसको इसका इंटरलिंकेज कैसे बनाएंगे सर, ये कि फैक्ट का जो हमें फैक्ट पता है और जो सोसाइटी का। नहीं, ये इंटरलिंकेज हमें पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि हमें उसका जो मैंने बोला पहले भी बोला कि उसका जो उसके अंदर उसके मतलब उसके नीचे कौन से पार्ट आते हैं इसका हमें आइडिया नहीं रहता। मतलब सोसाइटी से लिंकेज करने को बोलो तो हम ब्लैंक हो जाते हैं कि यार ये अभी ये लिंकेज कैसे करें। पर अगर हमें सोसाइटी का जो मतलब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि सोसाइटी में क्या आता है, मतलब फॉर एग्जांपल सोशल डिवीजन आता है, कास्ट आता है, मैरिज, फेस्टिवल्स, रिलीजन भी आता है, कल्चर भी आता है। तो अगर इस पॉइंट पे हमें रिवॉल्व करके सोचने लगे तो हमें आंसर मतलब लिंकेज हो सकता है। तो तो उसके लिए हमें सोसाइटी में भी वर्क करना चाहिए। सोसाइटी के जो जीएस में सोसाइटी है, अगर उसी क्वेश्चन के हम मतलब क्वेश्चन पेपर जब आएगा तो सोसाइटी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उनके तरफ भी देख के हमें कुछ पॉइंट याद आ सकते हैं। मतलब ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि अगर अभी पढ़ाई करते समय भी अगर हम लिंकेज करने की सोचे कि कल्चर है, आर्किटेक्चर है, उसका क्या मतलब क्या यूज़ होता अभी अभी क्या यूज़ होगा। तो इस टाइप का एनालिसिस हमें खुद भी करना चाहिए, खुद भी एग्जाम्पल बनाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो टेम्पल है साउथ इंडिया का, तो अभी उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में अभी ये है कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन गई है। उसकी वजह से हम ऐसा जरूरी नहीं कि हिस्टोरिकल क्वेश्चन हिस्टोरी के अराउंड ही क्वेश्चन आंसर लिखना चाहिए। हमें वो करंट में भी कनेक्ट करते आना चाहिए। अगर करंट से कनेक्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट पावर से कनेक्ट कर दिया, इंडिया का सॉफ्ट पावर है एज अ इंडियन कल्चर, इंडियन टेम्पल, तो हमें मार्क्स मिल सकते हैं। तो वही कि कल्चर के जो सब पार्ट है और सोसाइटी के सब पार्ट या पॉलिटी के सब पार्ट, अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आया तो पॉलिटी के सब पार्ट क्या, एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्ट है, उसके बाद आर्मी, उसके बाद जो किंग है और उसके काउंसिल, उसके बाद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद लैंड रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू, ये सब पॉलिटी के पार्ट्स है। मतलब एक कोई भी अगर किंग या एम्परर रूल करता है तो उसके पार्ट ये होंगे। तो इस पार्ट से अगर सोचेंगे तो हमें आंसर का मतलब ये क्वेश्चन का आंसर हमें ज़्यादा मतलब आइडिया लग जाता है। तो इसी टाइप से ये अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी 40-50 दिन बाकी है। तो अगर बहुत डिफिकल्टी हो रही है आर्ट एंड कल्चर में तो थोड़ा टाइम निकालो। मतलब क्योंकि क्या होता है
GS2, GS3 एंड GS4 इसमें बंदे लिख के आते हैं, पर GS1 है ना बहुत मतलब उन सब में ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पेपर है। तो जो उस फैक्ट पे वर्क करेंगे तो उनको अच्छा मार्क्स मिलेगा, और GS1 में अगर कम मिले तो बाकी में अच्छा मिला तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सर्विस एलोकेशन से लेके लिस्ट में आने तक या इंटरव्यू कॉल आने तक सब में गड़बड़ हो सकती है। तो थोड़ा पुश करना ज़रूरी है। GS3 के फैक्ट्स कम रट लो, उससे ज़्यादा ये स्टैटिक फैक्ट्स ज़्यादा रट लो, क्योंकि स्टैटिक में कम रहता है और आउटपुट की ज़्यादा चांसेस है अगर अच्छे से थीम रिवाइज किया तो उसी तरफ से उसको टैकल करना चाहिए। ओके भाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई जी चैट में है, ग्रुप चैट में, एक और वो देख लीजिए। अच्छा, I don't have own notes for modern history and world history and art and culture. What can be done within this small time? I had read Spectrum but without making notes from prelims. नहीं ओके, मतलब स्पेक्ट्रम का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने भी अभी बनाया नहीं, कभी बनाया नहीं। हिस्ट्री ऑप्शन था तो ऑप्शन के जो थोड़े से एनालिटिकल नोट्स थे वही बनाए, पर जो स्पेक्ट्रम के नोट्स फॉर GS आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी। और नाइदर वर्ल्ड हिस्ट्री तो आप कीप ही कर दो, अगर आपके पास मतलब मॉडर्न हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का नहीं है तो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्यों सोच रहे हो। वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब क्या होता है कि हमें कॉस्ट बेनिफिट भी देखना चाहिए। अगर कोई और बोलेगा कि नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आया तो 4 मार्क्स से तुम हाथ धो बैठोगे और तुम्हारा सर्विस एलोकेशन या कुछ भी चला जाएगा, पर ये बहुत ही एक्सट्रीम केस है। अगर हमारा जो बेस है मतलब जो 70-80% जो सिलेबस है, अगर उसमें अगर हम वीक है तो जो बाकी का 30% स्ट्रॉन्ग करने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो नोट्स नहीं है तो ठीक है, पहले क्या करो आप पहले आइडेंटिफाई करो थीम एवरी सेक्शन के, आर्ट एंड कल्चर के, मॉडर्न के, एंड ये दोनों को ही करो। पोस्ट इंडिपेंडेंस तो ठीक है, अब एक बार जाते जाते पढ़ लिया तो भी हो जाएगा। तो ये दोनों आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न के थीम्स आइडेंटिफाई करो और उसके PYQ से तो देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, मतलब तुम्हें क्या क्या याद आ रहा है PYQ के बाद पढ़ने के बाद, और उस टाइम से उस तरीके से वो टॉपिक हाईलाइट करके वो पढ़ो और उस पर आंसर राइटिंग करो। या एक चीज़ मैं बताऊंगा, अगर बहुत ही बेसिक चीज़ें कवर करनी है कम टाइम में तो किसी भी एक अच्छे से टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर मिलेंगे, मतलब विजन IAS या फॉरम आईएएस कोई भी, मतलब कोई भी रहेगा। उसके जो सेक्शनल टेस्ट है ना आर्ट एंड कल्चर के, वो सेक्शनल टेस्ट आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न के जो प्रॉब्लम है, और वो वर्ल्ड हिस्ट्री से अच्छा पोस्ट इंडिपेंडेंस के, ये तीनों के सेक्शनल टेस्ट कवर कर लो, एक बार रीड कर लो, उससे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया है वो पता लग जाएगा, और उससे फायदा क्या होगा कि आर्ट एंड कल्चर एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो मेन टॉपिक है वो सब कवर हो जाएंगे उसमें, तो तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम्हें आइडिया लगेगा कि ये क्वेश्चन अगर ऐसा आया तो सिमिलरली हम टैकल कर सकते हैं। तो स्मॉल टाइम में यही कहूँगा कि रेडीमेड सोर्सेज यूज़ करो, खुद के नोट्स मत बनाओ, और ये आंसर जो टेस्ट सीरीज के जो मॉडल आंसर है इट विल बी अ गुड सोर्स। सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग एग्जाम। सर हाउ डिड यू ट्रैक इट व्हाइल एग्जाम। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मतलब मैंने पिछली बार GS के टेस्ट लिखे थे बहुत, मतलब 20 टेस्ट तो मैंने लिखे थे, उसमें सेक्शन थे और कोई फुल लेंथ थे, पर एवरी टेस्ट वॉज 3 आवर्स लॉन्ग, मतलब 250 टेस्ट मार्क्स के टेस्ट रहते थे। तो उससे एक चीज़ पता चली कि हर संडे को अगर टेस्ट दोगे तुम तो तुम्हें पता चलेगा कि इस संडे में क्या हुआ, मतलब इस संडे में मेरे 17 क्वेश्चन अटेंड हुए। तो ट्राई टू इंक्रीज दी नंबर ऑफ क्वेश्चन नेक्स्ट टेस्ट। तो इस हिसाब से अगर जाओगे तो अगले समय आकर 18 हुआ, अगर 18 होके क्वेश्चन का मतलब मार्क्स कम आ गए तो तुम्हें नेक्स्ट टेस्ट के लिए 2 चीज़ों पे काम करना है, क्वालिटी पे और क्वांटिटी पे भी। अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हारा कंटेंट अच्छा होगा और मार्क्स आए पर तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट गलत हो गया तो उस पर काम करो, क्योंकि एवरी टेस्ट में इन बिटवीन एवरी 2 टेस्ट यू शुड हैव गेन समथिंग। सिर्फ लिखना या टारगेट कंप्लीट करना
ये चीजें नहीं हो सकती। तो कुछ तो इंक्रीज कर रहे हो तुम, एक तो तुम्हारा टाइम लिखने का टाइम इंक्रीज कर रहे हो या तुम्हारा कंटेंट इंक्रीज कर रहे हो। तो ये ट्रैक करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने से अच्छा एक लिमिटेड टेस्ट देकर भी तुम अपना ट्रैक रख सकते हो। पर जो इन बिटवीन जो डेज रहते हैं, मतलब 7 दिन के बाद एक टेस्ट देने वाले, तो उस दिन में वो अगले टेस्ट के जो मतलब पिछले पिछले टेस्ट में जो इशू था वो पहले हाईलाइट करके उस पर वर्क करो। अगर वो वर्क किया तो क्यूमुलेटिव तुम्हें बहुत फायदा होगा। मतलब हमें लगता है यार ये रह गया है, वो रह गया, अभी ठीक करना है। पर अगर जो टारगेट रखा है तुमने अगले टेस्ट का, तो वो अगर अच्छे से करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तुम्हारा इंप्रूवमेंट मार्क्स में भी इंप्रूवमेंट आएगा और क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने में भी इंप्रूव आएगा। तो वही कि और ये जैसे मेन एग्जाम में तुम ये वॉच यूज करने वाले हो, वही वॉच एवरी टेस्ट में यूज करो। मतलब वॉच बेसिकली वॉच यूज करो और उसको देखो कि पहले क्वेश्चन में तुम्हें कितना टाइम लगता है और लास्ट के क्वेश्चन में कितना। मतलब क्या होता है, मेरा क्या होता था पहले टेस्ट में, मतलब पहले क्वेश्चन में जो मैं 11th क्वेश्चन स्टार्ट करता था 15 मार्कर, तो उसमें मेरा 17-18 मिनट हो जाते थे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने में 15 मार्कर। तो मैंने देखा कि ऐसा हो रहा है। पर अगर 3-4 क्वेश्चन के बाद वो 16 से 14, 12, 11 मतलब ऐसे कम कम हो जाते हैं। तो तुम्हें वो उसका भी ट्रैक रखना चाहिए। एक शीट या पेपर पे एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद उसमें ट्रैकिंग सिस्टम लगा लो आप, मतलब डिजिटल वॉच लेके जाओ शुरुआती टेस्ट में। तो हमें एक मेंटल बैरियर क्रिएट होता है कि इस क्वेश्चन के लिए कितना अटेम्प्ट करना है। 15 मिनट्स अगर हो गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 14 में करना है। तो ऐसा ऐसा कर करके वो टाइम मैनेजमेंट होता है। ये एक दिन में नहीं होगा, आपको 2-3-4 टेस्ट देने के बाद उसका रिजल्ट मिलेगा अगर उस पर वर्क करोगे तो यही है टाइम मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट सीक्वेंस डिड यू अटेंड GS1? आई एम टेकिंग अराउंड 50-20 मिनट्स एक्स्ट्रा इन कंप्लीटिंग पेपर। एट दिस टाइम 50-20 मिनट्स इज अ गुड साइन, मतलब इट इज नॉट अ वेरी डेंजरस कंडीशन। 15-20 मिनट्स मतलब अच्छा, मतलब 2 क्वेश्चन तुम कम लिख रहे हो ऐसा समझो। तो ये 2 क्वेश्चन का गैप फाइनल एग्जाम में हो जाएगा, ये मेरी गारंटी, क्योंकि आफ्टर ऑल फाइनल एग्जाम में हमारा लिखने की जो स्टैमिना है वो भी बढ़ता है और हमारा फोकस भी अच्छा रहता है। तो 15-20 टाइम्स इज नॉट अ बिग डील, बट ट्राई टू रिड्यूस इट एटलीस्ट। अगर मैंने मेरे पहले बोला कि जो ट्रैक करो अपना टाइमिंग, तो उससे हो सकता है। डिजिटल वॉच बिंदास यूज करो। अगर यूपीएससी के बाद यूपीएससी एग्जाम में हमें अलाउड नहीं है फिर भी यूज करो, क्योंकि एक हमें अंदाजा लगता है, क्योंकि ये जो एनालॉग वॉच है हमें पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली करने कितने मिनट लिए, या हमें मोबाइल भी यूज कर सकते हैं। फ्लाइट मोड में डाल देता था मैं मोबाइल, और जो बड़ा वाला स्टॉपर ये रहता अपना स्टॉप वॉच, वो लेके मैं बैठता था हर एक क्वेश्चन के बाद उसको मतलब जो प्रेस कर देता था, तो बाद में उसका स्क्रीनशॉट ले लेता था कि पहले क्वेश्चन में कितना 16 मिनट लगा, दूसरे क्वेश्चन में 14 मिनट लगा। तो ये ट्रैकिंग भी मतलब इम्पोर्टेंट है। तो उस हिसाब से हम काम करो। सर, हैव यू सीन GS2 notes of Finnair? It is okay to refer, don't have notes for GS2 also. अगर अभी आप बोल रहे हो कि आपके पास GS2 के नोट्स नहीं है, तो अभी आई वुड नॉट सजेस्ट दी GS2 notes of Finnair, because I have seen them. They are very bulky and it is not possible to cover that unless and until there is only one paper of GS2. So try to refer to other source, or if possible try to cover first PYQs. Try to cover PYQs, identify the recurring things and prepare those things from any notes. Then you will get sufficient basic fodder material, and after that you can refer to the Vision or any current affairs, because they are also providing some static material in that. So that would be a good source. How did you utilize mock test? It is also a good question. We should not focus on marks in mock test, because what happens, we try to compare the final UPSC marks with the first
फर्स्ट मॉक इटसेल्फ। तो अगर फर्स्ट मॉक में हमें कम मार्क्स मिले तो उससे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर मॉक्स। तो हमें सीखना चाहिए यूटिलाइज कैसा कि टाइम मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट एंड डिमांड जो है। मैंने पहले भी कभी बताया था मेरे चैनल पे कि जो आंसर राइटिंग का जो अप्रोच है, सबसे पहले डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो कंटेंट है, फैक्ट फिगर्स, वो इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में जो है पेपर कंप्लीशन। तो इसी टाइप से आप क्वेश्चन मॉक टेस्ट का इस्तेमाल करो। अगर शुरुआती में अगर हमने अपने पहले ही दिन से अगर पेपर कंप्लीशन पे अगर फोकस किया तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड कंटेंट सेक्रीफाइस हो सकता है। तो उससे बेटर है शुरुआती के टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की कोशिश करो। पिछले 7 दिनों में क्या क्या तुमने पढ़ा है उस टेस्ट के लिए, वो यूटिलाइज करना ही करना। ऐसा मतलब खुद के दिमाग को बताओ और वो यूटिलाइज करके आओ। अगर वैसा नहीं होगा तो कितना भी आप पढ़ लो तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए इस टाइप से मॉक टेस्ट देखो। मतलब एवरी मॉक में हमें स्कोर करना है, टॉप करना है। अगर इस टाइप से जाओगे तो कुछ यूटिलाइज नहीं होगा। एवरी मॉक को देखो, मतलब मैंने जो बताया, मतलब पहला मॉक है तो मैं आज इस मॉक में ऐसा देखता था कि आज मैं अच्छे आंसर लिख के आऊँगा, भले ही वो 10 हो 15 हो, पर अच्छे आंसर लिख के आऊँगा, डिमांड तो पूरी करूँगा। दूसरा टेस्ट में अगर उस पर वर्क हुआ और जितने क्वेश्चन पूछे थे उसमें अच्छे मार्क्स आए तो इट इज इटसेल्फ एन अचीवमेंट। अगर आपने 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन अटेंड किए क्वेश्चन पहले टेस्ट में, पर वो 12 में से आपको एवरेज 4 या 5 मार्क्स मिले तो इट इज गुड साइन, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। बट अगर आपने 20 में से 18 क्वेश्चन किए पर 1 या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स एवरेज आ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसा रखिए कि आज पहली टेस्ट में आज मैं कंटेंट करूँगा, डिमांड करूँगा, नेक्स्ट स्टेज में मैं कंटेंट पे वर्क करूँगा, और आते आते लास्ट स्टेज में मैं जो लास्ट के जो टेस्ट रहेंगे उस पर मैं टाइम मैनेजमेंट की कोशिश करूँगा। सर ये सब चीज़ें स्लोली होंगी, ग्रेजुअल प्रोसेस है। आंसर राइटिंग तो है, पर ये मॉक टेस्ट या इसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आने के लिए जो ग्रेजुअल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो उसी तरफ से ये यूटिलाइज कर सकते हो मॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू coordinate this web? Can I just skim through the important topics? Yes, you can take that risk because it is not a syllabus. But you can look for some good content, good facts and figures or examples through it. Because I used to read it like ऊपर से रीड करता था मैं। मतलब अगर कुछ अच्छा टॉपिक है जो उसकी प्रोबेबिलिटी है और वो सिलेबस में भी एक्सप्लिसिटली मेंशन है, फॉर एग्जांपल कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर, या सोसाइटी का जो टॉपिक है 370 सॉरी अपना यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह, ये एक बार देख लेना चाहिए क्योंकि ये आने की बहुत संभावना रहती है। पर अगर कोई अलग टॉपिक है, क्योंकि कुछ तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेम्पल को कुछ मिला तो उसकी संभावना कम है आंसर क्वेश्चन आने की, तो ये ऐसा हम फील कर सकते हैं। तो ये GS1 का सेशन है, फिर भी मैं बताऊंगा कि मेन थीसिस के वाइज सबसे करने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी का जो मेन थीसिस है वो अच्छा है, मतलब वो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, क्योंकि they have to put some current affair questions in GS2, but this is not necessarily applicable for GS1. तो GS1 के लिए तुम सोसाइटी से अच्छा करो, बेसिक अच्छा करो तो हम लीड कर सकते हैं करंट से। तो उसका भी सिलेक्टिव रीडिंग करना चाहिए नेक्स्ट फिजिक्स के बारे में। सर डू यू प्रिपेयर डायग्राम्स एंड मैप्स फॉर हिस्ट्री इन GS1 अलॉन्ग विद जियोग्राफी? यार मैप्स अगर निकालोगे तो बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें आता है मैप्स ड्रॉ करना तो वो वेल एंड गुड, पर मैं ऐसा मतलब डिसाइड करके नहीं जाता था। मतलब वो मेरा रिग्रेट भी है कि मैं कम डायग्राम निकाला हूँ। पर अगर तुम्हें मौका मिलता है तो क्वेश्चन की भी डिमांड है
डिमांड हैम्पर नहीं हो रहा है, बिकॉज स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मार्कर क्वेश्चन में स्पेस की बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो उसके हिसाब से छोटा सा मैप निकालना ऑलवेज भी हेल्पफुल। अगर कुछ डायनेस्टी से क्वेश्चन आए, अगर पॉलिटिकल क्वेश्चन आए या इकोनॉमिकल क्वेश्चन आए तो मैप इज मस्ट। अगर आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन आए तो तुम जाते जाते ऐसे दिखा सकते हो कि हाँ बाबा ये इधर इधर है। मतलब अगर साउथ इंडियन टेम्पल पे क्वेश्चन आए तो साउथ इंडियन टेम्पल, एक दो टेम्पल के नाम उसके सिटियाँ वगैरह दिखा सकते हो। बट जियोग्राफी तो इम्पोर्टेंट है, विदाउट मैप्स you won't get any good marks. नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपर्स कॉपीज कैसे पढ़नी चाहिए और उसका इम्पैक्ट कितना रहता है इम्प्रूवमेंट में? बहुत इम्पैक्ट रहता है। मैंने टॉपर्स कॉपी का बहुत इस्तेमाल किया था लास्ट टाइम, क्योंकि टॉपर्स कॉपी और मॉडल आंसर और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब एक तरफ और टॉपर्स कॉपी दूसरी तरफ। उसका एक रीज़न है, टॉपर्स कॉपी में हमें एक्चुअल आइडिया लगता है कि एक्चुअल आंसर कैसा लिखना चाहिए। मतलब बहुत बार ऐसा रहता है कि यार मेरे दिमाग में ये चल रहा है, मेरे दिमाग में इतने सारे फैक्ट्स है, ये मैंने ये रख के आया है, पर अगर क्वेश्चन आया तो हमें पता चलता है यार उसके लिए तो बहुत कम जगह बची है अभी लिखने को। तो उसका एक फ़ायदा है कि एक्चुअल एग्जाम में यार एक्चुअल क्वेश्चन में कैसा रहेगा वो हमें पता चलता है, उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन हमारी हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोट्स भी हम वैसे ही बनाते हैं कि जब मुझे पता चला कि अगर 10 मार्कर्स हो या 15 मार्कर्स हो, तुम्हें फैक्ट्स लिखने के लिए सिर्फ एक लाइन ही लगेगी, तो पूरा पैराग्राफ का नोट्स बनाने की क्या फ़ायदा? मतलब वापस एट द एंड तुम्हें जाके सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है, एक ही एग्जाम्पल लिखना है, तो वही एग्जाम्पल की नोट्स बनाओ। तो ये पहले चीज़ वो पता चलती है। और दूसरा कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है कि बहुत बार हमें आइडिया नहीं लगता कि यार कैसे करें, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर कैसे करें। तो अगर टॉपर्स का उस टॉपर्स का आंसर अगर देख लिया तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि अरे इसने कुछ ऐसा खास मतलब नहीं लिखा, उसने भी वैसे लिखा जैसे मैंने सोचा था। तो ये रियलिटी के तरफ जाना एक अपने आप में एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। तो वो उस टाइप से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, उस टाइप से नोट्स ये इस टाइप से क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए वो टॉपर्स आंसर कॉपी से हमें पता चलता है। नेक्स्ट, आप सारे 50 मार्कर्स करने के बाद 10 मार्कर अटेंड करते थे, व्हाट वाज योर पेपर अटेंशन? दैट वाज माय स्ट्रैटेजी, पहले 50 मार्कर एंड देन 10 मार्कर इन अ रेगुलर chronology, because to change chronology in those 3 hours is very difficult, and do not experiment on that day, because मुझे केस स्टडी पहले करने का सूट किया करता था, तो मैंने दो मेंस में मैंने वही किया, दोनों मेंस में मुझे इथिक्स में अच्छे मार्क्स आए। तो 15 मार्कर पहले करने के बाद मेरा पेपर कंप्लीट हुआ था, ऐसा मुझे मॉक में पता चला। मैंने मॉक में ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखो, ऊपर क्वेश्चन था ना मॉक कैसे यूटिलाइज करना है। तो मॉक इसी के लिए है कि हम एक्सपेरिमेंट करने में लिबरल रहना चाहिए, ऐसा रिजिड नहीं। अगर आपको मन में आया कि यार 50 मार्कर पहले करने के बाद और 10 मार्कर बाद में करने के बाद 18 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो यू शुड टेक द रिस्क ऑफ चेंजिंग द सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट टाइम आप पहले 10 मार्कर करो, बाद में 15 मार्कर करो, चेंज देखो, क्योंकि यही टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का। उस दिन डी डे पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जो आपको सबसे अच्छा वर्क हुआ वही फॉलो करो तो काम बन जाएगा। तो वही पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी थी। ओके, बिल्कुल भाई जी, अभी इतने क्वेश्चन है शायद, तो बीसी अभी यही खत्म करनी पड़ेगी। थैंक यू भाई आपका इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। अरे थैंक यू, कोई बात नहीं, आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया, इसके लिए मैं भी आभारी हूँ। थैंक यू भाई जी। ओके, थैंक यू ऑल।